एक स्त्री के ये 6 बातें याद रखना, जीवन में कभी भी दुख और तकलीफ नहीं होगी। दोस्तों, एक स्त्री हमें वे कौन सी 6 बातें बता रही है जो हमें याद रखना चाहिए। अगर ये 6 बातें अगर हम याद रखते हैं तो हमारे जीवन में कभी दुख और तकलीफ नहीं आती है। दोस्तों, ऐसे में तो हमारे जीवन में दुख और तकलीफ आती है और चली जाती है, चाहे वे अमीर हो या गरीब हो, स्त्री हो या पुरुष हो, जवान हो या बूढ़ा हो, सबके जीवन में दुख और तकलीफ आती है। लेकिन दोस्तों, अगर एक स्त्री के ये 6 बातें अगर हम याद रखेंगे तो हमारे जीवन में कभी भी दुख और तकलीफ नहीं आएगी। दोस्तों, ये 6 बातें कौन सी है, इसे एक एक करके बारी बारी से हम जानेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखते हो, सुनते हो, समझते हो तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि एक स्त्री हमें 6 बातें कौन सी बता रही है जो हम अपने जीवन में उतारकर अपने जीवन को लाभदायक बना सकते हैं। हमारे जीवन से दुख और तकलीफ हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर ये बातें अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, चलो हम इसे शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक कवि रहा करते थे। वे कवि जहां भी सम्मेलन किया करते थे, उस सम्मेलन में उन्हें लोग बहुत ज्यादा तारीफ किया करते थे। लेकिन वे इतने तालियों की वजह से बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन हमेशा अपने सम्मेलन को खत्म करके आते थे तो घर पर आते थे। अपनी पत्नी से जब कहते थे तो पत्नी हमेशा उनसे नाराज होती थी और कहते थे कि आप में तो मुझे वे गुण नहीं दिखाई देता है कि जो लोग सुनकर ताली बजाएंगे। ऐसे में आप झूठ बोल रहे होंगे। कभी कभी महाराज कहते हैं अपनी पत्नी से, अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम मेरे साथ चलो और मेरे साथ चल के उस सभा में बैठना और मैं कवि के रूप में वहाँ अपना प्रस्तुत करूँगा, अपनी बातों को रखूंगा। अगर लोग ताली नहीं बजाएंगे तो तुम मेरे को जो कहना जो चाहोगे तुम मेरे साथ कर सकती हो। लेकिन पत्नी कहने लगेगी, नहीं, भरी सभा में मैं कभी भी नहीं जा सकती। ऐसे में उनकी माँ भी उनसे बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन पत्नी की तरफ से पिताजी थे। पिताजी तो कभी कभी अपने बेटे कवि को कुछ भली भांति सुना दिया करते और ऐसी बातें बोल दिया करते जिससे कवि नाराज हो जाते थे। लेकिन क्या कर सकते, वे पिता थे। एक दिन कवि महाराज अपने सम्मेलन के लिए निकल रहे थे। एक राजा के दरबार में उनका बहुत बड़ा सम्मेलन होने वाला था, जिसकी वजह से वे वर्षों से तैयारी कर रहे थे। उस राजा के राज दरबार में जो भी कवि सम्मेलन करने आता था, राजा उन्हें तो असरफिया देता था, एक हीरे और मोती का, जिसे कोई भी कवि आना तो चाहता था। लेकिन कोई भी उस असरफिया को नहीं पा पाता, क्योंकि राजा जब कवि का पूरा सम्मेलन खत्म होता तो राजा कहता, ये कवि मेरे लिए तो अच्छा संगीत नहीं गाया। जो भी एक कवि महाराज आए हैं मुझे पसंद नहीं है। वे तरह तरह को बहाना लगा देता, जिससे कभी महाराज लोगों को बहुत ज्यादा मनोबल डाउन हो जाती थी। इसलिए वहाँ जाने से उसके पिता मना कर रहे थे और कह रहे थे कि बेटे, तुम मेरे से उम्र में बड़े नहीं हो, तुम मेरे से ज्यादा दुनिया नहीं देख सकते, क्योंकि मेरे से ज्यादा दुनिया देखने के लिए तुम मेरे से अगर पहले पैदा होते तभी तो देख सकते। तुम मेरे से उम्र में छोटे हो, तुम मेरे से ज्यादा दुनिया नहीं देखे हो। मेरी बात को मानो। उस राजा के यहाँ तुम अपना सम्मेलन करना बंद कर दो। उसके यहाँ तुम नहीं जाओगे, क्योंकि उसके यहाँ से असरफिया लाना नामुमकिन है। वहाँ आज तक कोई भी कवि जाते हैं, अपने सम्मेलन को खत्म करने के बाद वहाँ से खाली हाथ आते हैं। राजा कोई न कोई बहाना लगाकर और यह कहता कि मैं तुम्हें असरफिया नहीं दूंगा, कोई न कोई उसमें कमियां निकाल देता, जिससे अपने पिता की बात सुनकर कवि महाराज को बहुत गुस्सा आया और कहने लगे कि पिताजी, क्या आप मेरे कवि पे संदेह कर रहे हो? क्या आप मेरे सम्मेलन पर आपको संदेह हो रहा है? मैं तो पूरी ईमानदारी के साथ सम्मेलन करता हूँ। लोग तो तालियों का बौछार कर देते हैं, तालियां हमेशा बजती रहती है, उसके बावजूद भी लोग तो मेरा मनोबल ऊंचा कर रहे हैं, लेकिन आप मेरा मनोबल नीचे कर रहे हैं। तभी पिता मुस्कुराते हुए कहने लगे कि बेटे, मैं तुम्हारे पिताजी हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम कहीं जाओ और तुम्हारा नाम खराब हो, तुम्हें कोई नीच दिखाए। लेकिन बेटे, अगर मेरी बात तुम्हें नहीं चुभ रही है तो तुम जा सकते हो। और कवि महाराज वहाँ से चले गए। राजा के यहाँ जाकर वह सम्मेलन करना जारी रखें। इस कवि महाराज के सम्मेलन में बहुत सारे लोग आया करते थे।
इनकी बातों को सुनने बहुत जगह जगह के लोग आया करते थे। राज दरबार में इतनी भीड़ देखकर राजा संशय में पड़ गया था। वे तो सोच रहा था, हो सकता है ये कभी महाराज 2 सरफिया लेकर चला जाएगा, इसमें कोई न कोई कमियां हमें अवश्य निकालना होगा। और वे इसी बात को देखकर पूरे लोगों की तरफ देख रहा था। इतनी भीड़ आई है, इस कवि को नाम तो दूर दूर राज्य तक है, इसलिए वह कवि महाराज को कहा कि कवि महाराज सम्मेलन शुरू किया जाए। कवि महाराज अपना सम्मेलन शुरू करते हैं। जब सम्मेलन शुरू हो रही थी, बहुत सारे लोग ध्यानपूर्वक उनकी बातों को सुन रहे थे। वह अंतिम समय में सम्मेलन खत्म करके वहां से जैसे वो वापस आने वाले थे, लेकिन लोग अभी भी उनकी प्रशंसा कर रहे थे। अभी भी कवि महाराज अपने मुंह से कुछ बातें बताएंगे, लेकिन लोग वहां से उठने का नाम नहीं ले रहे थे। अब राजा को एक कमियां निकल गया, जिसके कारण वे तो खुश हो गया कि चलो मेरा 2 सरफिया बच जाएगा। कवि महाराज तो बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे कि लोग अभी भी मेरे बातों को सुनने के लिए अभी भी अपना जगह से इधर उधर नहीं हिल रहे हैं। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि मेरा बातें खत्म हो चुकी है, आप लोग इस सम्मेलन को खत्म कर सकते हो, आप लोग जा सकते हो। लेकिन लोग कहने लगे कि राजा को आपके हाथों में इनाम देना देखना चाहते हैं। तभी राजा ने कहा कि लेकिन नहीं, मैं इन्हें इनाम नहीं दे सकता। तभी लोगों ने कहा कि महाराज, ये कवि महाराज ने तो आपको बहुत अच्छे अच्छे बात सुनाए और अच्छी कवि कही, लेकिन इसके बावजूद भी आप कह रहे हो कि आप इन्हें इनाम नहीं दीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे मोह लग रहा है हीरे और मोती में। तभी वह राजा मुस्कुराते हुए लोगों से कहने लगा कि नहीं, मैं तो पूरे लोगों के साथ, मेरा दिल मेरा धन लोगों पर नौछावर करने का मन करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन कवि महाराज ने कुछ न कुछ गलतियां किया है, और मैंने कवि महाराज से पहले ही कहा था कि अगर तुम एक गलतियां करोगे तो तुम्हें यह सरफिया नहीं मिलेगी, तुम्हें खाली हाथ जाना पड़ेगा। तभी लोगों ने कहा कि राजा ये ठीक नहीं कर रहे हो। सारे लोग वहां से जाने लगे, लेकिन कवि महाराज ने कहा कि महाराज, मुझे एक चीज जानना है, आखिर मैंने वे कौन सी गलतियां किया जो मुझे नहीं करना चाहिए। आप तो मेरे को इनाम नहीं दे रहे हो, लेकिन कम से कम मेरे प्रश्नों का उत्तर तो बताओ। तभी राजा मुस्कुराते हुए कहने लगा कि तुम अपने प्रश्नों का उत्तर तुम खुद ही से पूछ सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे गलतियों का उत्तर नहीं देख सकता है। और वे इतना कहकर मुस्कुराते हुए अंदर चले गए। जब वो राजा अंदर प्रवेश किया, तभी रानी कहने लगी कि कवि महाराज की सम्मेलन में तो मैं भी बैठी थी, उनकी बातें सुन रही थी, उन्होंने तरह तरह की बातें कही, मुझे भी बहुत अच्छी लगी, लेकिन आपने उसमें कौन सी कमियां निकाल दिया, मुझे तो कोई कमी नहीं मिली। तभी वह राजा कहने लगा कि इसलिए तुम तो मेरी पत्नी रानी हो, अगर तुम मेरे जैसे बुद्धिमान होते तो तुम भी इस राज्य को चलाती, तुम भी इस राज्य की रानी के रूप में स्वीकार होती। तभी वो कहने लगी कि लेकिन तुम मेरा पति होने के नाते कम से कम मेरे को तो गलतियां बताओ जो कवि महाराज ने किया। तभी राजा कहने लगा कि मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब कवि सम्मेलन खत्म होती है तो सारे लोग अपनी अपनी जगह छोड़कर घर चले जाते हैं, लेकिन उस कवि का बात सुनने के लिए लोग अभी भी बैठे थे। इसलिए मैंने वे कमियां निकाला, और निकालने के बाद मैंने उसे हीरे मोती नहीं दिया। तभी रानी करने लगी कि आपने ठीक नहीं किया, लोग तो उसे बहुत ज्यादा पसंद करते थे, लोग उससे जुड़ते थे, इसलिए वो उस कवि को पसंद करते थे, अपनी जगह से इधर उधर नहीं जा रहे थे, इसमें कौन सी बड़ी गलती है। तभी वह कहने लगा कि लेकिन मैंने तो कहा था कि एक छोटी भी गलती हो जाएगी तो मैं तुम्हें खाली हाथ जाने दूंगा। और वह इतना कहकर राजा अपने कमरे में चला गया। जब कवि महाराज अपने घर पर आए तो उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। पिता उन्हें देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो रहे थे, और वे घर पे जैसे प्रवेश हुए, तभी उनकी पत्नी कहने लगे कि आप तो कह रहे थे कि मैं बहुत अच्छे कवि हूँ, इसके बावजूद भी आप हार के आए हो, कोई भी इनाम लेकर नहीं आए, और पिताजी तो आपको मना कर रहे थे, उसके बावजूद भी आप चले गए। तभी उसे बहुत जोरों की गुस्सा आया और उसने अपनी पत्नी को कुछ बातें कह दिया, और कहने के बाद वे अपने पिता के पास गया और पिता को कुछ बातें बोल रहा था और कह रहा था कि मैं जहाँ भी जाता हूँ आप पहले टोक देते हैं, आप रोक देते हो, इसलिए मैं हार के आया। अगर आप नहीं रोकते तो आज मेरा हार नहीं होती, क्योंकि मैं बरसों का तैयारी कर चुका था और बरसों की तैयारी करने का आज मेरे
को खाली हाथ मिला। तभी पिता कहने लगे कि बेटे, मैं तुम्हारे पिताजी हूँ, मैं तुम्हारे भले के लिए ही कुछ कहता हूँ और तुम्हारे भले के बारे में हमेशा सोचता हूँ। इतना बात कहने के बाद वे कवि महाराज ने बहुत ज्यादा गुस्से में थे। उन्होंने सोचा कि आज रात में अपने पिता को गर्दन काट दूंगा, क्योंकि हमारे पिता जहाँ भी मैं जाता हूँ कभी रोकते हैं, कभी कुछ कहते हैं, लेकिन बिना कुछ कहे ये मेरे को जाने नहीं देते हैं। ये निश्चय करने के बाद कवि महाराज अपने कमरे में चले जाते हैं। जब कवि महाराज की माता जब उसके पिता के पास आती है और अपने पति से कहती है कि आप अपने बेटे की बातें पर संदेह कर रहे हो, मैं तो अपने बेटे की बात से बिल्कुल सत्य हूँ, उसकी बातें को मानता हूँ। तभी वह कहने लगे कि तुम नहीं समझ रही हो, वे मेरा बेटा है, मैं तो उसका प्रशंसा हमेशा किया करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वह जहाँ भी रहे सदा अच्छा रहे, लोग उसकी तारीफ करें, वे अपने जीवन में और ज्यादा उन्नति हासिल करें। लेकिन मैं समय के साथ उसे बताता हूँ, समय ऐसा भी है, तुम्हें ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो नहीं समझता है। मैं तो उसके भले के बारे में कुछ न कुछ कहता हूँ। तभी वह पत्नी कहने लगे कि आप ही बताइए, इसमें कौन सी भले की बात आपका कह रहे हो। अभी वह कहने लगा कि देखिए, अगर औलाद हद से ज्यादा आगे बढ़ जाए तो उसे समय समय पर रोकना टोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि रोकने टोकने से उसे ये भी पता चल जाए कि मैं इस दुनिया में शक्तिशाली नहीं हूँ, मेरे बावजूद भी कोई लोग है, नहीं तो उसकी प्रतिभा में कमी आ सकती है। क्योंकि हमारा बेटा इस राज्य की सबसे अच्छा कवि है, जो अपनी प्रतिभा दिखाकर लोगों को मोहित करता है, इसलिए समय समय में उसकी प्रतिभा के इतनी ज्यादा बुलंदियां छू रही है। इसलिए मुझे लगा कि उसकी प्रतिभा अगर उसके दिमाग पर चढ़ जाए, उसके दिमाग पे अगर वह बुरे असर बना ले, इससे पहले मैं उसे बता दूं कि तुम्हारी प्रतिभा में ही कमी है, जिससे उसे लगेगा कि हो सकता है कि हमारी प्रतिभा में कमी है, नहीं तो उसकी प्रतिभा उसके लिए ही मुसीबत साबित हो सकती है, जैसे आज साबित हुई। तभी दरवाजे से छिपकर वे कवि महाराज अपने पिता की बातों को सुन रहे थे कि पिता हमारे भले के लिए मेरी प्रतिभा को बार बार कह रहे हैं कि तुम्हारे प्रतिभा में कुछ न कुछ कमी है, वहाँ पर मत जाओ, यहाँ पर जाओ, ऐसे जाओ, वैसे करो, लेकिन ये तो हमारे भले के लिए कर रहे हैं। और मैं तो गर्दन काटने का इनका तलाश कर रहा था और वे तलवार जैसे नीचे गिरा। तभी अचानक आवाज आई। पिता ने इधर उधर देखा, तभी देखा कि कवि महाराज अपने हाथ में तलवार लिए हैं। उन्होंने कहा कि बेटे, तुम्हारे हाथ में तलवार कैसी? तभी वह कुछ नहीं बोल रहा था। तभी उन्होंने कहा कि बेटे बताओ, तुम्हारे हाथ में तलवार कैसे आ गई? क्या तुम अपनी पत्नी को मारने जा रहे थे? तभी वह कहने लगा कि पिताजी, अब आपसे क्या झूठ बोलूं? और उसने पूरी बात को बता दिया और कहने लगा कि पिताजी, आज मैं आपका गर्दन काटने वाला था, लेकिन आप तो हमारे भले के लिए ही कर रहे थे। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो चुकी है, मैं पाप कर चुका हूँ। बताएं, इस पाप का दंड आप क्या देना चाहते हो? तभी वह कहने लगे कि बेटे, मैं तुम्हारे पाप का दंड देना चाहता हूँ कि तुम जाओ, अपने ससुराल जाओ और अपनी पत्नी के साथ उसके नहर जाकर 12 वर्षों तक वहीं रहना, उसके बाद आना, तुम्हारा दंड वही है। तभी वह कवि महाराज चुपचाप हो गए। कहने लगे कि पिताजी, लेकिन इतनी छोटी दंड हमें क्यों दे रहे हो? अकेले ससुराल में हम जाएंगे तो हमारी कमी नहीं होगी, कोई हमें बड़ा से बड़ा दंड दो। तभी वह कहने लगे कि बेटे, पहले ससुराल तो जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा कि अपना घर और पराया घर क्या होता है और वहाँ तुम्हें कैसे रहना चाहिए। और पत्नी को लेकर वह कवि महाराज ने ससुराल चले जाते हैं। पत्नी भी बहुत ज्यादा बेचैन थी, उसे भी अपने नहर जाना था, जिसके लिए जब वह अपने नहर जाती है, उसके माता पिता उसे बहुत ज्यादा खुश होते। धीरे धीरे समय बीत रहा था। जब उसके नैहर के लोगों को पता चला कि हमारे दामाद जी 12 वर्षों के लिए हमारे घर में रहेंगे, तो वे लोग बहुत ज्यादा बौखला गए और वे लोग सोच में पड़ गए और सोचने लगे कि ये 12 वर्षों तक हमारे घर में रहेंगे, अब तो हम इन्हें भागा नहीं सकते, अतः हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। जिसके लिए अब परिवार के लोगों ने उनसे कहा कि तुम अपने घर में रहा करते हो, कभी सम्मेलन किया करते हो, लेकिन तुम्हारे पिता ने तुम्हें दंड दिया है, तो कम से कम हमारे घर पर रह रहे हो तो सब्जी कम से कम बोया करो और खेतों में हल चलाया करो, क्योंकि खाली अगर रहने से कोई इंसान की तबीयत खराब हो सकती है। कवि महाराज को लगा कि ये तो बात तो बिल्कुल ठीक है और कवि महाराज खेती करने लगे।
खेती करते सारे खेती संभालती, धीरे धीरे उसी तरह उनका समय बीत रहा था। एक समय आया जब कवि महाराज की तबीयत खराब चल रही थी, लेकिन उनका इलाज कोई भी नहीं करा रहा था। पिता को दंड दिए समय धीरे धीरे व्यतीत हो रहा था। अब वो समझ गए थे कि मैं तो इतना ज्यादा मेहनत मजदूरी करता हूँ, उसके बावजूद भी मेरे ससुराल के लोग मेरा अनदेखा कर देते हैं। पत्नी से बुलाकर कहते हैं कि हमारी तबीयत बहुत खराब रहती है, तुम मेरे ऊपर ध्यान हटा चुकी हो। तभी वह कहने लगे कि क्या बताएं, मैं तो 2 दिनों से भोजन भी नहीं किया हूँ, क्योंकि मेरे भाई भौजाई ये कह रहे हैं कि तुम अपने बाल बच्चे को लेकर, अपने पति को लेकर यहाँ से जा सकती है। आप ही बताएं कि हम अपने 2 बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे। उधर आपके पिता ने एक वचन दे दिए हैं कि तुम अपने नैहर जाकर 12 वर्षों तक रहोगी। अब मैं क्या करूं? तभी वह कहने लगा कि किसी न किसी तरह मेरे को पहले ठीक कर दो, ठीक करने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा और मैं अपने कवि प्रतिभा को दिखाकर मैं बहुत ज्यादा पैसे कमा लूंगा। बाहर में जाकर उसके बाद हमारा जीवन ऐसे ही कट जाएगा। तभी वह कहने लगी कि ठीक है, मैं देखती हूँ। और वे बुढ़िया के पास जाती है। जब वह बुढ़िया के पास जाती है और अपने पति के बारे में ये सब बातें सुनाती है, तभी वह बुढ़िया मुस्कुराते हुए उसे 6 बातें बताती है और वे 6 बातें को सुनने के बाद वह कहती है कि हे बूढ़ी माँ, मैं ये 6 बातें को सुनकर क्या करूँगा। तभी वह बुढ़िया उसे एक पेपर में लिख कर दे देती है और देने के बाद कहती है कि बातें तो सुन चुकी है, ये बातें अपने पति को पढ़ा देना और वे अपने जीवन में अपनाएगा और एक समय आएगा कि तेरा पति भी तेरे को ही मदद करेगा। और वे कुछ पैसे उसे दे देती है, जिसके कारण अब कवि महाराज अपने इलाज कराते हैं और वे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ठीक होने के बाद कवि महाराज उसी गांव में मेहनत मजदूरी करना जारी रखते हैं। तभी पत्नी उन्हें देखती है अपने पति की तरफ और कहती है कि तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे पता चल चुका है कि तुम बहुत ज्यादा उदास हो। तुम हमारे नैहर में रहकर खुशी महसूस नहीं कर रहे हो, लेकिन एक काम करो, हम इसी गांव में रहेंगे। हम अपना दूसरा बसेरा बनाएंगे, दूसरा कुटिया बनाकर रहेंगे और हम अपने नैहर से दूर रहेंगे, नैहर के लोगों से दूर रहेंगे, ताकि इन लोगों के ऊपर भी बोझ न बनकर रहें। और हमारे माता पिता हमसे बहुत ज्यादा परेशान हैं। कवि महाराज को ये बात बहुत पसंद आई और वे अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद फिर से मेहनत मजदूरी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें ज्यादा काम नहीं मिलता है। जब काम मिलता है तो उतने से उनका भोजन नहीं चलता है। इधर वो अपने ससुराल रहते तो उनकी खेती बाड़ी बहुत अधिक थी, सब्जियां लगाते, लेकिन अब लोगों के खेत में वो सब्जियां लगाने का प्रयास करते, लेकिन लोग खुद ही सब्जियां लगा लेते। कवि महाराज को खाने पीने की दिक्कत होने लगी। तभी वह कहने लगे कि मैं बाहर काम करने जा रहा हूँ। तभी वह पत्नी कहने लगे कि लेकिन आप बाहर काम करने जा रहे हो, उससे पहले आप मेरी एक तोहफा लेकर जाए, क्योंकि एक बूढ़ी माँ ने हमें ये 6 बातें बताई हैं और कही हैं अपने पति को ये 6 बातें तोहफा में देना, ये लेकर जाए और हमेशा याद रखना। और उसे दे देती है। कवि महाराज जब उसे पढ़ते हैं तो वे बातें सच में बहुत ज्यादा अद्भुत थे। उसे कोई भी अगर अपने जीवन में अपनाता, उसका जीवन सदा बहार हो जाता, जिसके कारण कवि महाराज की आंख से आंसू निकल रहे थे। पत्नी को इनकी बातें ढंग से समझ में नहीं आई, जिसके कारण कवि महाराज ने इन 6 बातों को पत्नी को वापस कर दिया और कहने लगे कि बूढ़ी माँ ने तुम्हें अगर 6 बातें दी है तोहफा में मुझे देने के लिए, मैंने तो ये तोहफा कबूल किया, लेकिन ये 6 बातें अगर तुम इसे बाजार में ले जाकर बेच दोगी तो तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छी कीमत मिलेगी, क्योंकि ये 6 बातें जीवन पर आधारित है। ये 6 बातें अपना का कोई भी इंसान अपने जीवन को सदा बाहर बना सकता है। और मैं जा रही हूँ, मेरा ख्याल छोड़ो, अब मैं तुम्हारा ख्याल हमेशा ही रखूंगा, लेकिन ध्यान रहे अगर बुरे समय में संकट बहुत ज्यादा आ जाए और समय इतना ज्यादा बुरा हो कि अगर तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, पैसे की बहुत ज्यादा किल्लत होगी, तो ये 6 बातें बाजार में जाकर बेच देना और इसकी कीमत बहुत ज्यादा मांगना। जितनी कीमत मांगोगे उतनी कीमत मिल जाएगी। इतना कहकर वे चले जाते हैं। जब कवि महाराज चले जाते हैं, इधर पत्नी अपने जीवन में फिर से लोगों के यहाँ काम करती है, लेकिन वह काम करके अपने 2 बच्चों को कैसे पालन पोषण करते हैं। अब उसके नैहर के लोग उसे से जलते थे।
जब वह अलग भी हो चुकी थी, उसके बावजूद भी वे जल रहे थे। कवि महाराज शहर में जाते हैं और अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। वहाँ से उन्हें उतने पैसे नहीं मिलते हैं जितने उन्हें पैसे मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें 12 वर्षों का समय किसी न किसी तरह काटना ही है, क्योंकि अपने पिता का वचन वे कभी भी नहीं तोड़ सकते हैं। जब वह पत्नी के पास कुछ पैसे भेजते हैं, तभी उनका बेटे की तबीयत बहुत खराब चल रही थी। जितने पैसे आते थे, उतने पैसे तबीयत में कम पड़ जाती थी। दोस्तों, जिसके घर में दुख आता है तो उसे पता नहीं चलता है कि हमें क्या करना चाहिए। चारों तरफ से दुख आ जाता है। जब एक बेटा बीमार था, उधर कवि महाराज के पास पत्नी यह संदेश देती है कि आप उस और ज्यादा पैसे भेजिए, लेकिन कवि महाराज कह रहे थे कि मैं दिन में एक बार ही भोजन किया करता हूँ और मैं 2 समय के लिए भूखा रहता हूँ। इसके बावजूद इतने पैसे इकट्ठा करके भेज रहा हूँ। इससे ज्यादा पैसे यहाँ भी नहीं मिल रहे हैं और हमें समय किसी न किसी तरह काटना ही पड़ेगा। लेकिन पत्नी कह रही थी कि हमारे दोनों बच्चे बीमार हो चुके हैं। एक बच्चा पहले बीमार था, लेकिन दूसरा भी बीमार हो गया। कवि महाराज कहने लगे कि लेकिन अगर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा तो वहाँ भी कुछ पैसे नहीं होगा, इसलिए मैं बाहर में शहर में हूँ, प्रतिभा दिखा रहा हूँ और मैं पैसे भेज रहा हूँ, तुम कुछ करो। लेकिन पत्नी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पत्नी को कितनी बुद्धिमान, कितनी ज्यादा होशियार और चालाक वे कवि महाराज जानना चाहते थे। इसलिए वह एक बार भी नहीं कह रहे थे कि तुम जो 6 बातें मेरे को तोहफे में दिए हो उसे बेचो, क्योंकि उसे बेचोगे तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। वे नहीं कहना चाहते थे, लेकिन वह जानना चाहते थे कि हमारी पत्नी इस परिस्थिति में कैसे बदल रही है। आखिर वह इसके बारे में क्या सोच रही है। धीरे धीरे बेटी की तबीयत और ज्यादा खराब हो रही थी। इधर वह पत्नी इधर उधर जा रही थी, लेकिन कवि महाराज की यह बात को नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि कवि महाराज कहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मेरे पिता के पास मत जाना और मैं भी नहीं जाऊंगा, चाहे हम लोग भूखे मर जाएंगे। जिसके लिए वह अपने माता पिता के पास जाती, लेकिन माता पिता उसका मदद नहीं करते और कहते कि तुम लोग तो अपने घर नहीं जाते हो, हमारे ऊपर बोझ बनकर बैठे हो, हम लोग तुम्हारा मदद नहीं कर सकते हैं, हमारा भी बाल बच्चे हैं। जिसके कारण वह स्त्री बहुत ज्यादा परेशान थी। अब वह क्या कर सकती। धीरे धीरे वह समय बीत रहा था, लेकिन 6 बातें उसे याद आई और वे सोचने लगे कि ये मेरे बच्चे से ज्यादा ये 6 बातें कीमती नहीं है, मैं ये 6 बातें को बेच देती हूँ। और वे बाजार में चली गई और वे बाजार में गई और वे आवाज लगाने लगी, ये 6 बातें अगर जो भी खरीदता है उसका जीवन बदल जाएगा। और इन 6 बातों का कीमत बस 1000 रुपए है, जिसे सुनकर लोग चौंक जाते हैं और हंसने लगते हैं कि स्त्री पागल हो चुकी है। ये 6 बातें 1000 में कौन खरीद सकता है। ये 6 बातें क्या 600 बातें ऐसे ही लोग फ्री में खरीदते हैं, फ्री में सुन लेते हैं, लेकिन पैसे देकर इस स्त्री से कौन खरीदेगा। धीरे धीरे वे बाजार में आवाज लगा रही थी, लेकिन कोई भी नहीं खरीद रहा था। तभी उसी रास्ते घोड़े पर एक राजा गुजर रहे थे। जो राजा बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, बुद्धिमान थे और सुंदर थे, जिसके यहाँ कवि महाराज अपनी प्रतिभा को दिखाए थे, जिससे स्त्री को देखकर वहीं रुक गए। लेकिन स्त्री को नहीं पहचान रहे थे, इसलिए उन्होंने उतरा और कहा कि बेटी, तुम्हारी कौन सी 6 बातें हैं जो तुम 1000 रुपए में बेचना चाहती हो। तभी वो कहने लगी कि लेकिन नहीं, पहले मैं इसे नहीं बताऊंगी। जब आप इसे खरीद लोगे, अगर ये 6 बातें नहीं होगी तो आप मेरे को वापस लौटा देना, मैं आपका पैसा वापस दे दूंगी। तभी उन्होंने कहा कि बेटी ठीक है, कुछ पैसे कम करो। लेकिन वह कहने लगी कि नहीं, इसका कीमत इतना ही है, अभी भी कम है। वह राजा ने उस औरत को बात सुनकर थोड़ा सा संशय में पड़ा था, लेकिन वह सोचने लगा कि चलो, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, मैं इस राज्य का राजा और 1000 रुपए मेरे लिए कोई ज्यादा मायने नहीं रखती हैं। और वे 1000 रुपए में उससे 6 बातें खरीद लेता है। और खरीदने के बाद वे राजा वहाँ से चला जाता है और उस तोहफा को लेकर अपनी पत्नी के पास चला जाता है। और वे उस पत्नी के पास पहुंचकर अपनी पत्नी के आगे वह राजा ये 6 बातें को बढ़ाता है और कहता है कि देखिए, तुम्हारे लिए मैं ये 6 बातें खरीद कर लाया हूँ। अगर ये 6 बातें कोई भी खरीदता है और इसे अपनाता है, उसके जीवन में कभी भी दुख और तकलीफ नहीं होगी।
इधर यह 1000 रुपए लेकर वैद्य के पास जाती है और अपने बच्चों का इलाज कराते हैं और बच्चे धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। लेकिन राजा उन्हें 1 महीने का समय रखता है कि हमारी पत्नी उपवास में है, उपवास से बाद आएगी तो ये 6 बातें उसके तोहफा में देकर उसे मैं कहूँगा कि आप ये पढ़कर बताए। और वे धीरे धीरे इस समय का इंतजार कर रहा था। जब उपवास से बाहर आई तो राजा की पत्नी उससे नाराज चल रहे थे, क्योंकि राजा ने उसके सामने कवि को प्रतिभा देखा और उसमें कमियां निकाला, जो उसे बहुत ज्यादा दुख हो रही थी, जिसके कारण वह तोहफा को कबूल नहीं किया और उसे फेंक दिया। तभी एक मंत्री ने देखा कि राजा बहुत प्रेम से तोहफा दे रहा है और पत्नी उसे स्वीकार नहीं कर रही है। तभी मंत्री ने कहा कि राजा, आखिर इस तोहफा में क्या है कि आप अपनी पत्नी को दे रहे हो लेकिन पत्नी तोहफा कबूल नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि यह तोहफा मैंने 1000 में खरीदा। मंत्री ने जब यह बात सुना तो चौंक गया कि राजा इस तोहफा को अपने 1000 में खरीदा। दोस्तों, उस समय 1000 रुपए बहुत बड़ी कीमत होती है, जो बहुत ज्यादा मूल्य में कोई भी नहीं खरीद सकता था। इसलिए राजा को ये बात सुनकर बहुत सारे लोग आश्चर्यचकित थे। ये बातें धीरे धीरे गांव में फैल चुकी थी। तभी राजा ने एक समय रात के समय वे चुपचाप बैठा था। उसके चेहरे पर मायूसी छाई थी, लेकिन मायूसी छाने की वजह से राजा के मन में पता न क्या आया। उसने उस तोहफा को खोलकर देखा कि आखिर इसमें 6 बातें कौन सी लिखी है। तभी उसमें 6 बातें लिखी थी और वे 6 बातें में से सबसे पहला बात ये था कि जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। राजा इस बात को देखता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है कि सच में हमें जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। और उसने ये भी लिखा था कि जो भी इंसान जल्दबाजी में उस काम को करता है तो उसे नुकसान होता है। इसलिए जल्दबाजी में कोई काम शुरू करने से पहले उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब उसके बारे में किसी से पूछ लिया करो। और जल्दबाजी में जो भी इंसान अपने कार्य को शुरू करता है उस कार्य को वो अच्छे से संपन्न नहीं कर पाता है। और दूसरी तरफ ये भी बताया गया है कि जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय हमेशा असफलता की ओर जाती है। और वे पहली बात को पढ़कर दूसरी बात को पढ़ना जारी रखता है। दूसरी बात ये था कि अपनी पत्नी को गैर पुरुषों के पास अकेला नहीं छोड़ना चाहिए या अकेला नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि गैर पुरुषों के पास अगर आपकी पत्नी अकेला जाएगी, चाहे आपकी पत्नी कितनी भी सती प्रथा क्यों ना हो, धीरे धीरे उस पुरुष के साथ वह चरित्रहीन बन जाएगी और उस पुरुष के साथ आकर्षित हो जाएगी जो आप अपनी पत्नी से हाथ धो बैठोगे। इसलिए जो भी पुरुष अपनी पत्नी को गैर पुरुषों के साथ अकेले छोड़ देता है, अकेले जाने देता है, वे पत्नी चाहे कैसी भी हो आगे चलकर बिगड़ सकती है, उसके जीवन में दुख और परेशानी हो सकती है। उन्होंने दूसरी बात को पढ़ा। दूसरी बात को पढ़ने के बाद उसने तीसरे बात को पढ़ना जारी रखा और तीसरी बात लिखी थी कि नशीले पदार्थ का सेवन करने से इंसान बर्बाद हो जाता है। अगर आप नशीले पदार्थ का सेवन करते हो और उससे ज्यादा चिपक जाते हो, बार बार उसी के बारे में सोचते हो, अब और ज्यादा बर्बाद हो जाओगे। या आपका संतान नालायक है और उस संतान से अगर आप उम्मीद करते हैं तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि नालायक संतान से उम्मीद नहीं करना चाहिए, उस पे भरोसा नहीं करना चाहिए, हमेशा आप उससे हाथ धो बैठोगे। और ये तीसरी बात पढ़कर राजा और ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये तो बातें बहुत ज्यादा कीमती है। धीरे धीरे वे और बातों की तरफ देखना जारी रखता है और वे चौथी बात को पढ़ना जारी रखता है। चौथी बात ये लिखी थी, कुटुंब का सेवा करना या दुश्मन का खात्मा करना, इसमें समय नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके घर पर कुटुंब आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, आपके रिश्तेदार आ रहे हैं, तो उनका आदर भाव करने में आप समय ज्यादा मत लीजिए, उसमें समय ज्यादा मत लगाए। ठीक उसी तरह अगर आपका कोई शत्रु है जो बहुत ज्यादा खतरनाक है, उसका खात्मा करने में अगर आप समय लेते हो तो आपके साथ नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि दुश्मन आपके साथ हमेशा आपको परेशान करने में लगा पड़ेगा। इसलिए आपको उस दुश्मन को जल्द से जल्द सबक सिखाना चाहिए, उसे जल्द से जल्द ही उसका सबक सिखाकर उससे आपको पीछा छुड़ाना चाहिए। अगर आपके घर पर मेहमान आ रहे हैं, अगर आप उस मेहमान को अच्छे से खातिर ढंग से नहीं करते, समय पर नहीं करते हो, उस मेहमान से भी आप हाथ धो बैठोगे। और वे चौथी बात पढ़ने के बाद राजा पांचवा बात पढ़ना जारी रखता है। पांचवी बात ये था कि जो चरित्रहीन पुरुष है, जो ऋण लेते हैं, प्याज लेते हैं, उससे दूरी बनाकर रखना चाहिए।
जो भी पुरुष अगर गैर स्त्रियों के साथ संबंध बनाते हैं या कर्ज में हमेशा डूबे रहते हैं, गैर पुरुषों से झगड़े लड़ाई भी किया करते हैं, उनसे हमेशा आपको दूरी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि वैसे पुरुष की संगति में आपका जीवन और ज्यादा बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि वह हमेशा ऋण लेने के चक्कर में पड़ेगा, हमेशा कर्ज लेने के चक्कर में पड़ेगा, आपको भी उसी में समेट देगा और वे आपको भी चाहेगा कि मैं जैसे गैर स्त्रियों के साथ संबंध बना रहा हूँ, ये भी गैर स्त्रियों के साथ संबंध बनाए। राजा 5वीं बात पढ़ने के बाद 6ठी बात ये लिखी थी कि अपने घर की सुख शांति या जो भी परेशानी है वह किसी से नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि अगर आपके घर में जो भी दुख परेशानी है या सुख शांति है, अगर लोगों से बताओगे तो लोग आपके घर के बारे में पूरी बातें जान जाएंगे, आगे चलकर आपके घर के लिए नुकसानदायक बन सकते हैं। अगर आपके घर में परेशानी है तो आपके ही साथ है, वे परेशानी लोग जान के क्या करेंगे, उसे वो खत्म नहीं कर सकते हैं बल्कि उसे बढ़ा सकते हैं। अगर आपके घर में सुख शांति है, अगर आप लोगों से बताओगे तो लोग इसे देखकर जलने लगते हैं, इससे परेशान करने लगते हैं, आपको परेशान करके इतना ज्यादा परेशान कर देंगे कि आप फिर से परेशानी में आ जाओगे। इसलिए आपको अपने घर की सुख शांति या जो भी दुख तकलीफ है किसी को नहीं बतानी चाहिए। राजा ने जब ये 6 बातों को पढ़ा, उसकी आंख से आंसू आ गया। राजा जाने अनजाने में ये गलतियां कर रहा था अपनी पत्नी के साथ, और वे भी अपने भी साथ कर रहा था। वे सोच रहा था कि इसलिए तो मैं अपने जीवन में उस बुलंदियों को हासिल नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ, और मेरी पत्नी भी हमेशा मेरे से नाराज रहा करती है। जाने अनजाने में अगर ये गलतियाँ मेरे से हो रही है तो मुझे सुधारना चाहिए। सच में ये 1000 रुपए में भी इसकी कीमत अभी बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि 1000 रुपए में भी ये बहुत कम कीमत में मिल गई है, इसकी कीमत बहुत ज्यादा होनी चाहिए। और राजा अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है कि कम से कम इसे एक बार पढ़कर देखो। रानी जब उसे पढ़ती है तो तिलमिला जाती है और सोचने लगती है कि आखिर ये 6 बातें तो बहुत ज्यादा कीमती है, इससे पहले आप क्यों नहीं लाए। तभी राजा कहने लगा कि प्रिय, ये अभी अभी मेरे को 6 अच्छी बातें मिला है, मैं पहले कहाँ से लाता। दोस्तों, ये 6 बातों को राजा अपने जीवन में अपनाता और अपनाने के बाद पूरे राज्य में ये ढिंढोरा पिटवा देता है कि ये 6 बातें कोई भी इंसान इस स्त्री की 6 बातें को अपनाएगा, उसका जीवन बदल जाएगा। सेनापति ने पूछा कि राजा, ये 6 बातें आप कहाँ से खरीद कर लाए हो। तभी वह कहने लगा कि एक स्त्री बाजार में बेच रही थी और कह रही थी, ये 6 बातें खरीद कर ले जाओ, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। लेकिन लोग मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन मैंने वहाँ पर रुका और देखा कि आखिर 6 बातें कौन सी है। लेकिन वह मेरे को दिखाने से पीछे हट रही थी और कह रही थी, इसमें 6 बातें नहीं लिखा होगा, आपका जीवन नहीं बदलेगा, तो आप मेरे को वापस कर देना। जिसकी वजह से मैंने उसके विश्वास पे खरीदा और सच में इसमें जीवन बदलने के लिए अच्छी बातें लिखी हैं। दोस्तों, उस बूढ़ी माँ ने 6 बातें बता दिया जो हर एक स्त्री या पुरुष अपने जीवन में अपनाता है, उसका जीवन हमेशा सदाबहार रहता है, उसके जीवन में कोई भी दुख और तकलीफ नहीं आता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये 6 बातें आप लोग भी अपने जीवन में अपनाओगे तो कभी भी आपके घर में सुख शांति की कमी नहीं होगी। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।